प्रतीक जैन के घर पहुंचकर जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी का घेराव किया था और ईडी की रेड को पूरी तरह से रोक दिया था। तमाम वहां जो फाइलें मौजूद थी, जो एविडेंस मौजूद थे, हार्ड डिस्क, लैपटॉप, उसे अपने कब्जे में ले लिया था। ममता बनर्जी ने इसके बाद एक बहुत बड़ी भूल कर दी, जो भूल अब ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल में सियासी विदाई तय कर रही है। और ये भूल थी अपना शक्ति प्रदर्शन करना। ममता बनर्जी ने जो किया सो किया, लेकिन इसके बाद ममता बनर्जी ने मीडिया के कैमरों के सामने आकर इसे एक राजनीतिक जनसभा समझकर भाषणबाजी शुरू कर दी और अपने हाथों में वो ग्रीन कलर वाली फाइल दिखा दी, जिसमें ममता बनर्जी ये दावा कर रही थी कि इस फाइल में उनकी पार्टी के प्रत्याशियों से जुड़े हुए नाम हैं। लेकिन अब इसी फाइल का जिक्र ईडी ने सुप्रीम कोर्ट तक कर दिया है और पूरा मामला अब पश्चिम बंगाल से बाहर निकलकर सुप्रीम कोर्ट के चौखट पर पहुंच गया है। और जो इसमें सबसे बड़ी अभी खबर निकलकर आई है वो ये है कि जब कलकत्ता हाई कोर्ट में ममता बनर्जी ने अपने दल बल के शक्ति प्रदर्शन के साथ सुनवाई को टलवा दिया, इसके बाद अब ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की पुलिस के डीजीपी और कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर, तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। और 17 अलग अलग धाराओं में यह एफआईआर दर्ज की जाएगी, जिसमें कई अलग अलग प्रावधान आएंगे। चाहे फिर वो एविडेंस मिटाने की बात हो, शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने की बात हो, केंद्रीय एजेंसी के काम को रोकने की बात हो, दबाव बनाना हो, धमकी देना हो, सबूतों की लूट करना हो, इस तरह कुल 17 धाराएं तय की गई हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ताकत काम नहीं आएगी। सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी को वकील लगाने होंगे और वकीलों के जरिए ही लड़ाई लड़नी होगी। लेकिन इससे पहले ममता बनर्जी ने क्या किया, आप ये सुन लीजिए। जब प्रतीक जैन के घर में रेड पड़ी और रेड के बाद ममता बनर्जी ने पूरी तरह से जो वहां के तमाम सबूतें थे उनको अपने कब्जों पे ले लिया, एविडेंस अपने कब्जे में ले लिया, तो ईडी इसके बाद एफआईआर की मांग को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची थी। लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट में बड़ी अजीबोगरीब स्थिति हुई और पहली बार ऐसा सुनने में मिला कि किसी जज ने इसलिए सुनवाई टाल दी क्योंकि अदालत के भीतर बहुत शोर हो रहा था। अमूमन हम देखते हैं कि हाईकोर्ट के जजों के पास जो ताकत होती है वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने विटनेस बॉक्स में खड़ा करने की ताकत रहती है। लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट के ये जज थे, इन्होंने कह दिया कि शोर ज्यादा है तो मैं मामले को नहीं सुनना चाह रहा हूं। दरअसल कहानी तो यहां कुछ और ही दिख रही है। अगर शोर ज्यादा होता तो पुलिस लगवाकर, अदालत की सुरक्षा लगवाकर सभी को बाहर निकलवा दिया जाता। लेकिन जज साहब शायद किसी और ही मूड में थे और वो इस मामले में फंसना नहीं चाहते थे, क्योंकि मामला सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल की मुखिया ममता बनर्जी से जुड़ा हुआ था। तो एक बात तो ये समझ लीजिए, ममता बनर्जी की तानाशाही की जो सीमा है वो अदालतों के भीतर तक है। ममता बनर्जी के खिलाफ सीधे तौर पर अदालत भी कहीं ना कहीं फैसला सुनाने से या उनके मामले की सुनवाई करने से कतराते हैं, हाईकोर्ट जज कतराते हैं, यह देखने के लिए मिला। अब दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट में क्या हो सकता है। देखिए, जो तमाम कानूनी यहां पर धाराएं हैं और कानूनी पेच हैं, उनमें एक चीज तय है, शासकीय काम में बाधा बस यहां पर ममता बनर्जी ने नहीं पहुंचाया है। बाधा तो तब कही जा सकती थी जब ममता बनर्जी ईडी को राज्य के अंदर काम नहीं करने देती, प्रतीक जैन के घर में रेड नहीं मारने देती या ईडी का सहयोग नहीं करने देती। यहां पर तो ईडी की कार्रवाई चल रही थी, ईडी रेड का काम कर रही थी और इस बीच ममता बनर्जी उस प्रेमाइसिस में जाती हैं, उस परिसर में जाती हैं जहां ईडी काम कर रही है और ईडी को अपने पुलिस बल की ताकत के सामने झुका देती, ईडी की कार्रवाई को रोकती हैं। यह बाधित करना बस नहीं होता है कि आप किसी तरह से थोड़ा बहुत वहां पर हंगामा मचवा दिया, आपने अड़चने डाल दी, आपने पूरी तरह से ईडी को रोक दिया। और ईडी के पास जो अधिकार थे, वो जो दिल्ली से लेकर निकली थी, उसमें प्रतीक जैन के घर में रेड मारने का उनके पास पूरा अधिकार था। वो सीबीआई की एफआईआर के बाद पहुंचे थे, जो 17,000 करोड़ रुपए के कोयले घोटाले की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले से जुड़ा हुआ था। लेकिन ममता बनर्जी ने
ईडी की पूरी तरह से वहां पर चल रही रेड को रोक दिया। दूसरी बात, उन्होंने ईडी की गिरफ्त से जो जो सबूत ईडी ने इकट्ठा किए थे वो ले लिए। ये सबसे बड़ा ममता बनर्जी का जुर्म साबित होगा। ये ममता बनर्जी की सबसे बड़ी गलती साबित होगी, क्योंकि ईडी एक केंद्रीय जांच एजेंसी है और ममता बनर्जी वहां पर गई थी। वो चाहे फिर मुख्यमंत्री हो, वो राज्य की पार्टी की मुखिया हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। कानून के सामने सिर्फ इतना बताया जाएगा कि ममता बनर्जी वहां पहुंची, ममता बनर्जी ने ईडी की जो कब्जे में थी, ईडी की गिरफ्त में जो सबूत थे, उन्हें लूटा। ईडी ने दिया तो नहीं है उन्हें कि लीजिए ममता जी आप ले जाइए ये फाइल। बंदूकों की नोक पर ममता बनर्जी ने उन फाइल्स को लूटा और बाहर आ गई। तो ईडी को धमकाया भी, डराया भी और लूट भी मचाई। तो केंद्र और राज्य के बीच में जिन अधिकारों का बंटवारा है उसका तो हनन हुआ ही हुआ। लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ा मामला ममता बनर्जी के खिलाफ बनेगा वो आएगा सत्ता का दुरुपयोग करना, शक्तियों का दुरुपयोग करना। क्योंकि मुख्यमंत्री को जो प्रशासनिक शक्तियां मिलती हैं, चाहे फिर वो पुलिस की शक्तियां हो, चाहे फिर वो अफसरों की शक्तियां हो या एजेंसीज की शक्तियां हो, ये अपने निजी हित के लिए नहीं होती। अब ममता बनर्जी क्या कह रही हैं अपने बचाव में? ममता बनर्जी का कहना है कि वो वहां पर एक राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं गई थी, बल्कि अपनी पार्टी की मुखिया के तौर पर बचाने गई थी। मजाक चल रही है। कल को तो अगर आप मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कर्नाटक में रेड पड़ती है, तो डीके शिव कुमार किसी के भी व्यापारी के घर में जाएंगे, वहां से फाइलें उठा लेंगे, ईडी को अपनी पुलिस लगाकर वापस भेज देंगे। फिर तो भ्रष्टाचार की नदियां बहेंगी। जांच एजेंसियों को तो फिर अपना काम बंद कर देना चाहिए। ये ममता बनर्जी तय करने वाली नहीं होती हैं कि वो अपनी पार्टी के लिए ईडी की रेड रोक देंगी या वो अपने सबूतों को बचा लेंगी। और अगर ममता बनर्जी को ऐसा लग रहा था कि प्रतीक जैन जो कि आईपैक के मुखिया हैं, निर्देशक हैं और वो टीएमसी का काम करते हैं, तो टीएमसी की फाइल्स प्रतीक जैन के घर पर होंगी, तो इसके लिए कानूनी सहारा लेना था। ममता बनर्जी को ईडी से ये फाइलें कानून के सहारे से वापस लेनी थी। दूसरी बात, अगर उन फाइल्स में ऐसा कुछ है, ममता बनर्जी को लगता है कि इससे उनकी राजनीतिक हार हो सकती है, उनके सीक्रेट्स बाहर हो सकते हैं, तो ईडी को इसके लिए जवाबदेह बनाना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी ने क्या किया? ममता बनर्जी ने पूरी तरह से कानूनों का उल्लंघन किया। ममता बनर्जी ने पूरी तरह से संविधान को तार-तार कर दिया। लेकिन एक बात जो मुझे थोड़ी-सी निराशाजनक लगी, इस पूरे मामले में, मामला अदालत की दहलीज पर पहुंचाया जा रहा है। और जब मामला अदालत की दहलीज पर पहुंचता है, तो जो केंद्रीय शक्तियां हैं उन पर सवाल उठता है। क्योंकि पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि हम मनी लॉन्ड्रिंग का ऐसा पहला मामला देख रहे हैं जहां पर केंद्र सीधे अदालत पहुंच रही है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी, तमाम नेताओं की गिरफ्तारी हुई है और इन्हीं ईडी और सीबीआई के द्वारा की जाती है। लेकिन ममता बनर्जी को गिरफ्तार करने की कोशिश ईडी नहीं करती। ममता बनर्जी को गिरफ्तार करने की कोशिश कोई केंद्रीय एजेंसी नहीं करती। ऐसा मानो लग रहा है कि ममता बनर्जी बंगाल में नहीं, बांग्लादेश में है और ईडी की शक्तियां बंगाल से बाहर तक सीमित है। अब यहां पर मुझे थोड़ी सी राजनीतिक जो बू होती है वो नजर आ रही है और कहीं ना कहीं ये राजनीतिक बू भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी नुकसानदायक साबित हो सकती है। क्योंकि ममता बनर्जी ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया था और इस शक्ति प्रदर्शन का जवाब अब तक केंद्र के द्वारा नहीं दिया गया है। अगर ममता अपने बंगाल की जनता को यह दिखा सकती हैं कि देखिए मेरे सामने केंद्र की भी कोई ताकत नहीं चलती है, तो फिर इस बात की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कि बंगाल की जनता आने वाले चुनाव में निर्भय होकर, बेफिक्र होकर जो उनका व्यक्तिगत निर्णय होगा मतदान का, वो कर पाएंगी। ममता बनर्जी उन्हें व्यक्तिगत निर्णय पर मतदान करने के लिए रोक देंगी और इसके लिए जिम्मेदार फिर कोई होगा तो वो केंद्र होगा, क्योंकि केंद्र ने कहीं ना कहीं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया और ममता बनर्जी का जो पूरा पाला था वो अदालत की दहलीज में छोड़ दिया। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।